हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से शिवम सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड का कंप्यूटर मैराथन का गागर में सागर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। मतलब जरा कल्पना कीजिए, एक विद्यार्थी अपने शहर के एक भीड़-भाड़ वाले कैफे में बैठा है, कॉफी पीते हुए। उसने वहां का मुफ्त वाईफाई कनेक्ट किया। जो कि बहुत आम बात है। राइट। और कुछ ही मिनटों में उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि बैंक खाते से सारे पैसे गायब। कोई जादू नहीं, कोई डकैती नहीं, बस एक छोटी सी डिजिटल चूक। तो आज की इस ऑडियो क्लास में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारे पहले सेगमेंट में हम सोशल मीडिया के विकास को समझेंगे। शुरुआत करते हैं बुनियादी परिभाषा से। प्रश्न 1, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का सही अर्थ क्या है जिसमें लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं? सही उत्तर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी और विचार साझा करना। यहाँ ध्यान देने वाली बात साझा करना है। बिल्कुल। यह टीवी या रेडियो की तरह एक तरफा प्रसारण नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहाँ हर कोई अपनी बात रख सकता है। का ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है। प्रश्न 2, पहला सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सा था जिसे 1997 में लॉन्च किया गया था और यूजर्स को प्रोफाइल बनाने की सुविधा देता था? सही उत्तर है 6 डिग्रीज। सोचिए, 1997 का साल। उस वक्त तो इंटरनेट बहुत ही धीमा हुआ करता था। राइट। बिल्कुल, बहुत धीमा। लेकिन लोगों को एक दूसरे से डिजिटल रूप से जोड़ने का विचार वहीं से पनपा। उस दौर से अगर हम आगे बढ़ें तो एक ऐसा नाम आता है जिसने दुनिया ही बदल दी। प्रश्न 3, फेसबुक को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था जिसने बाद में दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बनने का दर्जा प्राप्त किया? सही उत्तर है 2004। और इसके पीछे के दिमाग को तो आज पूरी दुनिया जानती है। हाँ बिल्कुल। प्रश्न 4, फेसबुक के संस्थापक और वर्तमान सीईओ कौन है जिन्होंने इसे हार्वर्ड से शुरू किया था? सही उत्तर है मार्क ज़ुकरबर्ग। हार्वर्ड के एक छोटे से डॉर्म रूम से शुरू हुआ ये सफर, मतलब आज एक विशाल साम्राज्य बन चुका है। और ये साम्राज्य अब केवल एक वेबसाइट तक सीमित नहीं है ना? एकदम सही। उनकी महत्वाकांक्षाओं को इस अगले कदम से समझा जा सकता है। प्रश्न पॉइंट 5, फेसबुक कंपनी का नया नाम रीब्रांडिंग के बाद क्या रखा गया है जो वर्चुअल वर्ल्ड की अवधारणा से जुड़ा है? सही उत्तर है मेटा। अच्छा, अब यहाँ मुझे थोड़ी उलझन होती है। सिर्फ एक प्रोफाइल बनाने की जो छोटी सी शुरुआत 6 डिग्रीज के साथ हुई थी, वहां से हम अचानक एक पूरी वर्चुअल दुनिया यानी मेटा तक कैसे पहुंच गए? आखिर इस आभासी दुनिया की जरूरत ही क्या है? देखिए, यह तकनीकी विकास की अगली सीढ़ी है। कंपनियां अब नहीं चाहती हैं कि लोग सिर्फ एक स्क्रीन को देखें। वे चाहती हैं कि इंसान उस डिजिटल दुनिया के अंदर पूरी तरह से प्रवेश कर जाए, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से। मतलब पूरा ध्यान खींचने की कोशिश? एग्जैक्टली। ये इंसानी ध्यान और समय को पूरी तरह से कैप्चर करने की रणनीति है। ये रणनीति दूसरी कंपनियों में भी साफ दिखती है। जैसे जैसे जरूरतें बदली, नए फीचर्स आने लगे। प्रश्न पॉइंट 6, स्नैपचैट में डिसअपियरिंग मैसेजेस फीचर का क्या अर्थ है जो प्राइवेसी से जुड़ा है? सही उत्तर है मैसेजेस 24 घंटे बाद अपने आप हट जाते हैं। और इसे बनाने वाले का नाम भी बहुत मशहूर है। हाँ। प्रश्न पॉइंट 7, स्नैपचैट के सीईओ कौन है जो इसके को-फाउंडर भी हैं? सही उत्तर है एवन स्पीगल। यहाँ एक बात समझ में आती है कि लोगों के अंदर हमेशा के लिए इंटरनेट पर कुछ दर्ज हो जाने का डर था। राइट, कि कुछ गलत पोस्ट हो गया तो हमेशा रहेगा। बिल्कुल। स्नैपचैट ने उसी डर का फायदा उठाया। एकदम सटीक विश्लेषण। और जब एक फीचर मशहूर होता है तो दूसरी कंपनियां उसे अपनाने में देर नहीं लगाती। इससे हम अगले सवालों में देख सकते हैं। प्रश्न पॉइंट 9, इंस्टाग्राम मुख्य रूप से किस प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो विजुअल कंटेंट पर आधारित है? सही उत्तर है फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म। और इसी में वो फीचर भी जुड़ गया। हाँ। प्रश्न पॉइंट 9, इंस्टाग्राम की स्टोरीज फीचर की सामान्य अवधि कितनी होती है जिसके बाद वह अपने आप हट जाती है? सही उत्तर है 24 घंटे। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम ने स्नैपचैट के 24 घंटे वाले उसी सफल मॉडल को कैसे अपने प्लेटफॉर्म पर उतार लिया। और ये सिर्फ विजुअल कंटेंट तक नहीं रुका, टेक्स्ट मैसेजिंग की दुनिया में भी क्रांतियां आ रही थीं। प्रश्न 10, व्हाट्सएप को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था जो आज एक लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है? सही उत्तर है 2009। और फिर इसे भी खरीद लिया गया। बिल्कुल। प्रश्न पॉइंट 11,
व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन सी है जिसने 2014 में इसे खरीदा था? सही उत्तर है मेटा। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर की तरह देखें तो मेटा द्वारा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स का अधिग्रहण ये दिखाता है कि मतलब एक ही कंपनी फोटो शेयरिंग से लेकर प्राइवेट मैसेजिंग तक हर डिजिटल जरूरत पर अपना एकाधिकार जमाना चाहती है। सही कहा है। लेकिन बाजार में सिर्फ मेटा ही नहीं है। दुनिया की कई अन्य विशाल कंपनियां भी अपनी अपनी डिजिटल जागीरें चला रही हैं। और वीडियो के मामले में तो किंग कोई और ही है। हाँ जी। प्रश्न 14, लिंक्डइन किस कंपनी के अंतर्गत आता है जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। और प्रोफेशनल्स के लिए? उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट है। प्रश्न 15, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है जिन्होंने इसे सिक्योर मैसेजिंग के लिए विकसित किया? सही उत्तर है पवेल डुरोव। अब इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के मालिक चाहे कोई भी हो, इन्हें चलाने वाला इंजन एक ही है और वो है एल्गोरिदम। बिल्कुल। और यहीं से हमारा विषय थोड़ा तकनीकी होने लगता है। प्रश्न 16, हैशटैग का मुख्य उपयोग क्या है, विशेषकर सोशल मीडिया पर कंटेंट को खोजने के लिए? सही उत्तर है टॉपिक सर्च और कैटेगराइजेशन। ये हैशटैग तो एक तरह से डिजिटल दुनिया की लाइब्रेरी का इंडेक्स कार्ड है। हाँ, और इस लाइब्रेरी में कौन सी किताब सबसे ऊपर रखी जाएगी, ये एक गणितीय फॉर्मूले से तय होता है। प्रश्न 17, सोशल मीडिया एंगेजमेंट में क्या शामिल होता है जिससे यूजर इंटरैक्शन को मापा जाता है? सही उत्तर है लाइक, कमेंट, शेयर। और ये सब दिखता कहाँ है? वो इस अगले प्रश्न में है। प्रश्न 18, फीड या टाइमलाइन किसे कहा जाता है जहां यूजर्स को अपडेट्स और पोस्ट दिखाई देती हैं? सही उत्तर है पोस्ट्स दिखने वाली जगह। प्रश्न 19, CTR का क्या अर्थ है जो डिजिटल मार्केटिंग में उपयोग होता है? सही उत्तर है क्लिक थ्रू रेट। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 20, वायरल कंटेंट का क्या मतलब होता है जब कोई पोस्ट बहुत तेजी से फैलती है? सही उत्तर है रैपिडली स्प्रेड कंटेंट। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये CTR और वायरल होने के बीच का असली रिश्ता क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? अरे नहीं, किस्मत का इसमें कोई रोल नहीं है। एल्गोरिथम एक मशीन है जो इंसानी व्यवहार को गणित में बदल देती है। मान लीजिए कोई पोस्ट 100 लोगों की स्क्रीन पर गुजरी और उसमें से 20 लोगों ने उस पर क्लिक किया, तो उसका CTR 20% हो गया। अच्छा। एल्गोरिथम को बस यही उच्च CTR चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कंटेंट अच्छा है या बुरा। अगर CTR ज्यादा है तो मशीन उसे लाखों लोगों की टाइमलाइन में धकेल देगी और वो कंटेंट वायरल हो जाएगा। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। और इसी आंख मूंद कर धकेलने वाली प्रणाली का फायदा कुछ गलत लोग भी उठाते हैं, जो हमें आज की ऑडियो क्लास के दूसरे हिस्से यानी डिजिटल दुनिया के अंधेरे पक्ष की ओर ले जाता है। जहां लोग बिना सोचे समझे क्लिक कर रहे हैं, वहां खतरे पनपना तय है। बिल्कुल। प्रश्न 21, मालवेयर क्या होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है? सही उत्तर है हार्मफुल सॉफ्टवेयर। और इसका सबसे आम रूप हम सब जानते हैं। हाँ। प्रश्न 22, वायरस मुख्य रूप से कैसे फैलता है जब वो किसी फाइल या प्रोग्राम से जुड़ा होता है? सही उत्तर है फाइल अटैच होकर। यानी वायरस एक परजीवी की तरह है। इसे फैलने के लिए किसी न किसी फाइल का सहारा चाहिए होता है। मगर हर हानिकारक सॉफ्टवेयर को सहारे की जरूरत नहीं होती, कुछ आत्मनिर्भर भी होते हैं। प्रश्न 23, वर्म की विशेषता क्या होती है जो इसे अन्य मालवेयर से अलग बनाती है? सही उत्तर है सेल्फ स्प्रेडिंग। ये बहुत खतरनाक है। ये नेटवर्क में घुसते ही खुद ब खुद अपनी कॉपी बनाने लगता है और पूरे सिस्टम को धीमा कर देता है। और इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक मुझे अगला हमला लगता है। प्रश्न 24, ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का साइबर अटैक है जो असली सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है? सही उत्तर है फेक हार्मफुल सॉफ्टवेयर। इसके नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, ट्रोजन हॉर्स नाम सुनते ही मुझे ग्रीक इतिहास की याद आ गई। जब ग्रीक सैनिक ट्रॉय शहर के किले को नहीं भेद पाए तो उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया और उसके अंदर अपने सैनिक छिपा दिए। ट्रॉय के लोगों ने उसे उपहार समझकर किले के अंदर रख लिया और रात में सैनिकों ने बाहर निकलकर शहर तबाह कर दिया। हैरत की बात है कि सदियों पुरानी वो चाल आज भी डिजिटल दुनिया में काम कर रही है। इतिहास से ली गई ये एनालॉजी ये साबित करती है कि इंसान की बुनियादी फितरत कभी नहीं बदलती। हैकर्स हमारी इसी फितरत, लालच और उत्सुकता का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। और इसी का सबसे डरावना रूप हम इस अगले खतरे में देखते हैं। प्रश्न 5, रैंसमवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है जो यूजर के डेटा को प्रभावित करता है? सही उत्तर है एन्क्रिप्ट प्लस मनी डिमांड। यह एक तरह की डिजिटल किडनैपिंग है।
आपका सारा डेटा ताले में बंद कर दिया जाता है और चाबी के बदले फिरौती मांगी जाती है। और ये ताला हमारी हाथों से लगवाया जाता है धोखाधड़ी के जरिए। प्रश्न 26। फिशिंग अटैक में क्या किया जाता है जिससे यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराई जाती है? सही उत्तर है फेक ईमेल फ्रॉड। हाँ। मुझे याद है मेरे एक परिचित को उनके बैंक के नाम से एक ईमेल आया था कि उनका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। डर के मारे उन्होंने लिंक पे क्लिक कर दिया और अपनी सारी जानकारी दे बैठे। यही तो फिशिंग की चाल है, डर या लालच पैदा करना। और अगर कोई ईमेल पर यकीन न करे तो हमलावर दूसरा रास्ता अपनाते हैं, वो भी फोन के जरिए। प्रश्न 27। स्मिशिंग अटैक किस माध्यम से किया जाता है जो फिशिंग का एक प्रकार है? सही उत्तर है एसएमएस। इसमें वही धोखाधड़ी मोबाइल के इनबॉक्स के जरिए की जाती है। लॉटरी लगने के झूठे मैसेज इसके सबसे आम उदाहरण है। अब यहां से हमले थोड़े और तकनीकी होने लगते हैं। जरा शुरुआत में दिए गए कैफे वाले उदाहरण को याद करें। वाईफाई वाला। हाँ। प्रश्न 28। MITM मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है जिसमें अटैकर बीच में आ जाता है? सही उत्तर है डेटा इंटरसेप्शन। यही वो हमला है जो फ्री वाईफाई में होता है। आप सोचते हैं कि आप बैंक से जुड़ रहे हैं, लेकिन बीच में हैकर बैठकर सारी जानकारी चुरा रहा होता है। और कभी-कभी तो हमलावर डेटा चुराने के बजाय पूरी व्यवस्था को ही ठप कर देना चाहते हैं। प्रश्न 29। DDoS अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है जिससे सर्वर प्रभावित होता है? सही उत्तर है सर्वर क्रैश। बिल्कुल। एक मिनट, ये सर्वर क्रैश कैसे होता है? क्या हैकर सर्वर के कमरे में जाके कोई तार काट देता है? अरे नहीं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक दुकान का मुख्य दरवाजा है जहां से एक बार में केवल 2 ग्राहक अंदर आ सकते हैं। ठीक है। अब अगर कोई हैकर जानबूझकर एक साथ 20,000 नकली ग्राहकों की रोबोटिक भीड़ उस दरवाजे पर भेज दे तो असली ग्राहक अंदर नहीं जा पाएंगे और दरवाजा टूट जाएगा। इंटरनेट सर्वर के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसे ही सर्वर क्रैश कहते हैं। बहुत ही शानदार ढंग से समझाया आपने। और इसी के साथ हम एक और बड़े हमले को देखते हैं। प्रश्न 30। SQL इंजेक्शन अटैक मुख्य रूप से किस पर किया जाता है? सही उत्तर है डेटाबेस। ये ऐसा है जैसे किसी लाइब्रेरी के रजिस्टर में चालाकी से कुछ ऐसा लिख देना कि लाइब्रेरियन खुद सारे गोपनीय रिकॉर्ड्स आपको लाकर दे दे। ये सच में डराने वाला है। खतरे बड़े जरूर हैं, लेकिन बचाव के हथियार भी मौजूद हैं। हमारे मैराथन सेशन के तीसरे सेगमेंट में हम साइबर सुरक्षा की ढाल और इन हमलों को अंजाम देने वाले हैकर्स के प्रकारों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सुरक्षा के पहले पहरेदार से। प्रश्न 31। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है जो नेटवर्क सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही उत्तर है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। ये किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े एक सख्त गार्ड की तरह है जो बिना पास वाले किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देता। लेकिन अगर कोई गार्ड को चकमा देकर डेटा तक पहुंच भी जाए तो सुरक्षा की अगली परत क्या है? प्रश्न 32। एन्क्रिप्शन का क्या अर्थ है जो डेटा सिक्योरिटी में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है डेटा को कोडेड सुरक्षित रूप में बदलना। यानी जानकारी को एक ऐसी गुप्त भाषा में बदल देना जिसे सिर्फ ताले की सही चाबी वाला ही पढ़ सके। और इंटरनेट की खुली दुनिया में यात्रा करते समय अपने डेटा को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका यह है। प्रश्न 33। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर है सिक्योर और एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाने के लिए। यह सार्वजनिक इंटरनेट की सड़क के नीचे से जाने वाली एक प्राइवेट सुरंग की तरह काम करता है। और अगर गलती से कोई वायरस डिवाइस में आ जाए तो ये टूल काम आता है। प्रश्न 34। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? सही उत्तर है मैलवेयर डिटेक्ट और रिमूव करना। लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी आज के समय में एक और सुरक्षा परत है। बिल्कुल, और वो है ये। प्रश्न 30.35। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का क्या अर्थ है जो अकाउंट सिक्योरिटी को बढ़ाता है? सही उत्तर है डबल लेयर सिक्योरिटी। इस पूरी सूची में 2FA का महत्व सबसे ज्यादा है। ये आपके दरवाजे पर लगा वो दूसरा ताला है जो तब आपकी रक्षा करता है जब चोर किसी तरह आपका पहला ताला यानी पासवर्ड तोड़ लेता है। चलिए अब उन चोरों और सुरक्षा विशेषज्ञों की बात करते हैं जो इस डिजिटल दुनिया के खिलाड़ी हैं। प्रश्न 36। व्हाइट हैट हैकर कौन होता है? सही उत्तर है एथिकल हैकर। ये वो अच्छे लोग हैं जो कंपनियों की अनुमति से उनकी सुरक्षा कमियों को ढूंढते हैं। और इनके ठीक विपरीत वो लोग होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न 37। ब्लैक हैट हैकर क्या करता है? सही उत्तर है इलीगल हैकिंग करता है।
यही लोग रैंसमवेयर और फिशिंग जैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। लेकिन एक तीसरी श्रेणी भी है जो मुझे बहुत पेचीदा लगती है। लेकिन अगर उनका इरादा गलत नहीं है तो वे बिना अनुमति के सिस्टम में घुसते ही क्यों हैं? क्या ये एक तरह की डिजिटल घुसपैठ नहीं है? ये तकनीकी रूप से घुसपैठ ही है, इसीलिए उनकी स्थिति कानूनी रूप से हमेशा संदिग्ध रहती है। उनका मकसद शायद सिस्टम को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि वे कमियां निकालकर खुद को साबित करना चाहते हैं या कंपनियों से इनाम, जिसे बग बाउंटी कहते हैं, उसकी उम्मीद रखते हैं। समझ गया। और इसके बाद आती है हैकर्स की वो श्रेणी जो सबसे ज्यादा हास्यास्पद है। प्रश्न 39, स्क्रिप्ट किडी किसे कहा जाता है जो हैकिंग टूल्स का उपयोग करता है? सही उत्तर है रेडीमेड टूल्स का उपयोग करने वाला। हाँ, ये मजेदार है। ये स्क्रिप्ट किडी वाला कॉन्सेप्ट मुझे उस व्यक्ति की याद दिलाता है जिसे खुद खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। वो बस बाजार से रेडीमेड पैकेट लाता है, उसे माइक्रोवेव में गर्म करता है और खुद को मास्टर शेफ बताने लगता है। बिल्कुल सही। खुद की कोई कोडिंग नॉलेज नहीं, बस इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और हमला कर दिया। ये तुलना सटीक है। और आखिरी प्रकार उन हैकर्स का है जिनका मकसद पैसा नहीं होता। प्रश्न 40, हैकटिविस्ट क्या करता है जो सोशल या पॉलिटिकल उद्देश्य से हैकिंग करता है? सही उत्तर है पॉलिटिकल सोशल कॉज के लिए हैकिंग। जब विरोध प्रदर्शन सड़कों से उठकर इंटरनेट के सर्वर तक पहुंच जाते हैं तो उसे हैकटिविज्म कहा जाता है। अब जब बात कानूनी और गैर कानूनी की आई है तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर कोई हैकर पकड़ा जाए तो भारत के कानून क्या कहते हैं। बिल्कुल। हमारे गहन विश्लेषण के चौथे भाग में हम भारत के आईटी कानून और इन प्लेटफॉर्म्स के रोचक तथ्यों पर नजर डालेंगे। प्रश्न 41, आईटी एक्ट भारत में कब लागू किया गया था जो साइबर लॉ से संबंधित है? सही उत्तर है 2000। साल 2000। जब भारत में इंटरनेट ठीक से पहुंचा भी नहीं था, तब ये कानून बन गया था। और समय के साथ इन कानूनों को सख्त किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक विशेष एजेंसी बनाई गई। प्रश्न 42, CERT-IN क्या है जो भारत में साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा है? सही उत्तर है साइबर सिक्योरिटी एजेंसी। ये भारत के साइबर स्पेस की इमरजेंसी रिस्पांस टीम या फायर ब्रिगेड है। देश पर होने वाले किसी भी बड़े डिजिटल हमले का सामना सबसे पहले यही टीम करती है। और इसके तहत सजा के भी कड़े प्रावधान हैं। प्रश्न 43, आईटी एक्ट की सेक्शन 66 किससे संबंधित है? सही उत्तर है हैकिंग। इसके अलावा एक और गंभीर सेक्शन है। जी। प्रश्न 44, सेक्शन 66F किससे संबंधित है? यहाँ हैकिंग और साइबर टेररिज्म को अलग-अलग रखा गया है, जो खतरे की गंभीरता को दर्शाता है। और अगर कोई सिर्फ बिना अनुमति के सिस्टम में झांकता है तो भी वो अपराध है। प्रश्न 45, सेक्शन 43 किससे संबंधित है? सही उत्तर है अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो नियम काफी कड़े हैं। ये सब सुनकर थोड़ा तनाव हो जाता है। चलिए माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और इंटरनेट के उस मासूम दौर की यादें ताज़ा करते हैं। प्रश्न 46, यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो कौन सा था जो प्लेटफॉर्म के इतिहास से जुड़ा है? सही उत्तर है मी एट द ज़ू। क्या बात है। जरा सोचिए, आज जहां साइबर आतंकवाद के इतने सख्त कानून हैं, वहां दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म की शुरुआत सिर्फ एक लड़के के चिड़ियाघर में खड़े होकर हाथी की सूंड के बारे में बात करने से हुई थी। इंटरनेट का यही विकास क्रम इसे अद्भुत बनाता है। ऐसे ही कुछ और तथ्य भी हैं। प्रश्न 47, ट्विटर एक्स पर किसी पोस्ट को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ट्वीट। और प्राइवेसी के लिए एक और फीचर है प्रश्न 48, टेलीग्राम का सीक्रेट चैट फीचर क्या प्रदान करता है? एन्क्रिप्शन। बिल्कुल। और इंटरनेट अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, करियर का भी हिस्सा है। प्रश्न 49, लिंक्डइन का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? सही उत्तर है प्रोफेशनल नेटवर्किंग। और कमाई का भी जरिया है। एकदम। प्रश्न 50, यूट्यूब मोनेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही उत्तर है अर्न मनी। इंटरनेट का बचपन मी एट द ज़ू था और अब ये मोनेटाइजेशन के जरिए रोजगार देने वाला एक परिपक्व प्लेटफॉर्म बन गया है। बिल्कुल। अब आते हैं अपने आज के इस मैराथन क्लास के अंतिम और सबसे व्यवहारिक सेगमेंट पर। कानून अपनी जगह है, लेकिन एक आम यूजर के रूप में सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है। आइए देखते हैं इसके व्यवहारिक कदम क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं बुनियादी सुरक्षा से। प्रश्न 51, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है जिससे अकाउंट सिक्योर रहे? सही उत्तर है लेटर्स प्लस नंबर्स प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स। इन तीनों का मिश्रण पासवर्ड को गणितीय रूप से इतना जटिल बना देता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अगर पासवर्ड टूट भी जाए तो ये ढाल काम आती है। प्रश्न 52,
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर प्रदान करना। राइट। अब उस कैफे वाले वाईफाई पर वापस आते हैं। प्रश्न 53, पब्लिक वाईफाई पर लॉगिन करने से क्या खतरा हो सकता है? सही उत्तर है डेटा चोरी, MITM अटैक। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यहां मैं सभी विद्यार्थियों को चेतावनी देना चाहूंगा। किसी रेलवे स्टेशन या कैफे में मुफ्त का पब्लिक वाईफाई देखकर बैंकिंग एप्स खोल लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसे रात को सोते समय अपने घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ देना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसी तरह की असावधानी का फायदा फिशिंग में भी उठाया जाता है। प्रश्न 55, फिशिंग अटैक से बचने का सही तरीका क्या है? सही उत्तर है अननोन लिंक्स अवॉइड करना और प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न 55, सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है कंटेंट विजिबिलिटी कंट्रोल। आपकी जानकारी कौन देख रहा है, इसका नियंत्रण हमेशा आपके हाथों में होना चाहिए। बातचीत को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए भी एक तकनीक है। प्रश्न 55 है ना, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का क्या अर्थ है? सही उत्तर है केवल सेंडर और रिसीवर पढ़ सकते हैं। यानी बीच में बैठी इंटरनेट कंपनी भी आपके मैसेज नहीं पढ़ सकती। लेकिन इन सब के बावजूद लोग अपनी निजी जानकारी खुद ही सार्वजनिक कर देते हैं। प्रश्न 57, सोशल मीडिया पर पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से क्या खतरा हो सकता है? सही उत्तर है आइडेंटिटी थेफ्ट। और इसी से जुड़ा है अगला खतरा। प्रश्न 55 है, स्पूफिंग अटैक में क्या किया जाता है? सही उत्तर है फेक आइडेंटिटी बनाकर धोखा देना। हैकर आपकी जानकारी चुराकर आपके नाम से एक नकली पहचान बना लेते हैं और आपके दोस्तों को ठगते हैं। और ये ठगी इस छोटी सी गलती से शुरू होती है। प्रश्न 55 है, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से क्या खतरा हो सकता है? सही उत्तर है हैकिंग, डेटा मिसयूज। सोशल मीडिया पे किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना किसी अजनबी को सीधा अपने ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठाने के बराबर है। बिल्कुल। और अब हमारे आज के सेशन का 60वां और आखिरी प्रश्न, जो पूरे सुरक्षा तंत्र का निचोड़ है। प्रश्न 60, सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योर रखने का सही तरीका क्या है? सही उत्तर है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्लस 2FA। अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ 2FA का संयोजन आज के समय में डिजिटल दुनिया का सबसे मजबूत ताला है। कोई भी सिस्टम 100% सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये बुनियादी कदम आपके डिजिटल जीवन को काफी हद तक सुरक्षित बना देते हैं। आज की इस विस्तृत मैराथन क्लास को सफलतापूर्वक पूरा करके बहुत खुशी हो रही है। हमने सोशल मीडिया की पुरानी यादों से लेकर हैकिंग के प्रकारों और खुद को सुरक्षित रखने के उपायों तक का पूरा सफर बड़ी गहराई से तय किया है। और जाते जाते स्रोत सामग्री के आधार पर ये एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि वायरस से लेकर रैंसमवेयर तक खतरे कितनी तेजी से इवॉल्व हुए हैं। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया पूरी तरह से मेटा और AI संचालित हो रही है, क्या भविष्य में हमारे मौजूदा पासवर्ड्स और फायरवॉल्स हमें बचाने के लिए काफ़ी होंगे, या हमें सुरक्षा की पूरी परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर इंटरनेट यूज़र को विचार करना चाहिए। बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार। तो इसी के साथ हम अपनी आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे सभी सुनने वालों और विद्यार्थियों का इस लंबे और ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, चौकन्ने रहिए और इस डिजिटल दुनिया में हमेशा सुरक्षित रहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।